हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका, जहाँ हमने यहाँ तक पहले फर्स्ट पार्ट में कवर करा था कि क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं। अब इन फंक्शंस को इन डिटेल देख लेते हैं क्योंकि आपके चैप्टर में इन डिटेल गिवन है। ठीक है, तो इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का काम होता है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, पार्लियामेंट क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्टेड लोग बैठे हैं और वो लोग हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो उसका काम है नेशनल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है, जैसे अभी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो उसके अंदर किस तरीके से आपको, अगर प्रेजेंट सिस्टम को अपन लेके चलेंगे तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, पहला तो है पार्ट, ये है सारे पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस किस से मिलके बना है? प्रेसिडेंट, सबसे हाई अथॉरिटी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट, मतलब पहला नागरिक प्रेसिडेंट को कहा जाता है। ये हमारे पार्लियामेंट का पहला हिस्सा है। फिर दूसरा हिस्सा हमारे पार्लियामेंट का है राज्यसभा, और तीसरा हिस्सा है लोकसभा। लोकसभा के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं, मतलब जो लोग बाग वोट देते हैं, मतदान देते हैं, उनमें से जो लोग चुने जाते हैं वो लोकसभा का हिस्सा होते हैं। और राज्यसभा के अंदर, जैसे मैं आपको आगे भी बताऊंगी, कि जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, स्टेट के अंदर भी आप अपने सीएम वगैरह चुनते हैं। ठीक है, तो स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो मिलके राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शंस के थ्रू कौन आएगा? स्टेट इलेक्शंस के थ्रू आएंगे राज्यसभा। और डायरेक्ट इलेक्शंस जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जो हमारे 2024 में होंगे, ये होंगे डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्लियर रहना है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आएगा कि पार्लियामेंट किस किस चीजों से मिल, किन किन लोगों से मिलके बना है। तो पहला होगा प्रेसिडेंट, अकेला प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, एंड फिर राज्यसभा, फिर है लोकसभा। ये लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएगी, और राज्यसभा के अंदर एमएलए बनेंगे जो कि स्टेट इलेक्शंस के थ्रू आएंगे। फिर अगर क्या होता है, कंडीशन क्या है, हमको अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उसके लिए कंडीशन है कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी वोट लेके आने हैं। मतलब हम सब, जो भी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को कितने वोट लेके आने, जो ये लोकसभा के अंदर मेजोरिटी लोग कितने बैठ सकते हैं? 545 हमारी पावर, हमारे जो लोग हैं, एक मैक्सिमम हमने सेट कर जो लिमिट है वो सेट कर रखी है 545। ठीक है, तो उसके अंदर से जो कि दो लोग इलेक्टेड होते हैं एंग्लो इंडियंस, वो अब क्राइटेरिया एंग्लो इंडियन वाला हटा दिया गया है, तो अब इसके अंदर 543 लोग ही होंगे। ठीक है, तो हाफ से ज्यादा लेके आना है अगर आपको मेजोरिटी बनानी है, गवर्नमेंट बनानी है। तो लेजिस्लेटिव, ये जो लोकसभा है, उसके अंदर आपको हाफ से ज्यादा लेके आना है, और हाफ कितना होगा? 276, तो इससे ज्यादा आपको लेके आना है। ठीक है, तो मोर देन 272 भी अगर आप लेके आएंगे तो आपकी मेजोरिटी बन जाएंगी। अपोजिशन बाय पार्टी, अपोजिशन कौन होगी? हु विल बी द अपोजिशन? ऐसी पार्टी विल बी, अपोजिशन विल बी, ओके, नॉट बाय, अपोजिशन विल बी पार्टी गेटिंग सेकंड हाईएस्ट वोट्स। ऐसी पार्टी जिसको सेकंड हाईएस्ट वोट्स मिल रहे हैं वो अपोजिशन की फॉर्मेशन करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि 2014 के जब इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी को मेजोरिटी मिली थी, तो उसने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। ठीक है, और उसके अंदर जो बाकी गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस, ठीक है, तो कांग्रेस ने अपोजिशन पार्टी बन गई थी। ठीक है, और अगर अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग नहीं होती है तो तीन चार पार्टी जो कि मेजर मेजर रीजन्स से होती है वो सारी मिलके अपोजिशन का पार्ट बन जाती है। अब कोएलिशन फॉर्म कब होती है? कोएलिशन भी बना सकते हैं अगर किसी भी पार्टी को, देखिए पहली कंडीशन क्या है? मेजोरिटी मिल जाए। मेजोरिटी मिल जाए मतलब जो लोकसभा की हमारी लिमिट है 543, उससे ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो हम लोग बना लेंगे गवर्नमेंट। बट अगर हमारे मेजोरिटी नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे? क्या हम वापस से इलेक्शन कराएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, उन पार्टीज को लेंगे जिनके पास मेजोरिटी वोट्स है, उनके उनके एमपीज को लेंगे। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ जो पार्टी है जिसके जैसे 5 और ये 276 हमको चाहिए, है ना, इसके अंदर से अगर किसी को 200 मिल रहे हैं, अज्यूम कर लीजिए कि एक मेंबर एमएलए है जिसको 200 मिल रहा है, और दूसरे एमएलए को कितने मिल रहे हैं? दूसरे एमएलए को मिल रहे हैं 76। ठीक है, ये कुछ एरर हो गया है टेक्नोलॉजिकल,
अगर एक, आप ऐसे मान लीजिए कि एक एमपी है जिसको 200 मिल रहे हैं, मतलब एक पार्टी है जिसके एमपीज को 200 वोट्स मिले हैं और दूसरी पार्टी को 76। अगर ये दो पार्टी एक साथ आ जाए तो क्या होगा, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, मेजोरिटी हो जाएगी। इसीलिए ये जो दो पार्टीज है साथ में आ जाती है तो इसको कह देते हैं हम कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब दो तीन पार्टी मेजर पार्टीज से मिलकर अगर जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसे कह देते हैं कोलिशन पार्टी। और ये कब बनती है कोलिशन पार्टी, जब किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी ना मिले। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेट ऑफ लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर क्या काम होता है इसका, लोकसभा का एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना। ठीक है, मतलब कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन बैठे हैं, सारे मिनिस्टर्स। ठीक है, जो भी मिनिस्टर्स हैं, जैसे आपको पता हो एक्सटर्नल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं वो सारे ये लेते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटिव वही फॉर्म करे, मतलब वही हमारी गवर्नमेंट को चलाए जो कि जिनको हमने इलेक्ट करा है। ठीक है, फिर पीएम कौन होता है, आपने देखा होगा जैसे इलेक्शंस हुए थे तो मोदी जी वॉज द लीडर, ही वॉज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, सो दैट्स वाई उनको हमने पीएम बना दिया था। अभी भी जिस तरीके से वो लीडर हैं बीजेपी के, इसीलिए उनको पीएम बना दिया गया है। ठीक है, वैस वो पर्सन होगा मेजरली जो कि फेमस पर्सनालिटी होगा, जिसको लोगों ने चुना होगा, उसको हम पीएम के थ्रू अपॉइंट कर देते हैं। और इसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। किसके सजेशन पे अपॉइंट होता है ये, जो एमपीज जो सेलेक्ट होके आए हैं एरिया के, उनके सजेशन पे पीएम इलेक्ट होता है। ठीक है, कौन करता है इलेक्ट, सेलेक्ट कौन करता है उसको, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा की। आर एस ओवर हियर मीन्स राज्यसभा। ठीक है, तो फंक्शनिंग प्राइमरीली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन इंडिया। जो अपने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग स्टेट से आते हैं और राज्यसभा की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राज्यसभा के और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो राज्यसभा के अंदर हम इनिशिएट भी कर सकते हैं लेजिस्लेशन। वैसे तो क्या होता है कि लोकसभा वाले जो एमपीज हैं वो ही करते हैं लेजिस्लेशन को, मतलब कि कोई बिल है या फिर कोई ऐसा फॉर्म वो लेके आते हैं जिसके अंदर वो दिखते हैं कि ये जरूरत है। जैसे फार्म्स एक्ट आया था तो उसके अंदर फार्मर्स लॉ, उसके अंदर फार्मर्स के लिए उन्होंने लिखा था कि ये कंडीशन चाहिए होगी। अब इसी तरीके से राज्यसभा भी ऐसा कोई फॉर्म ला सकते हैं, ऐसा कोई बिल लेके आ सकते हैं, उसको वो कहते हैं इनिशिएट लेजिस्लेशन। ठीक है, मतलब वो वहाँ पे कोई लॉ के लिए इनिशिएशन कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अगर उनको भी कोई लॉ चाहिए तो वो भी शुरुआत कर सकते हैं अपने स्टेट के लिए। और कोई भी बिल अगर लोकसभा में पास हुआ है तो उसको राज्यसभा राज्यसभा से भी पास होना ज़रूरी होता है। वो कंडीशन अलग होगी, जैसे फाइनेंस बिल या मनी बिल की आप बात करेंगे तो वो केवल लोकसभा में पास होगा। ठीक है, बाकी बिल्स जो होंगे वो राज्यसभा से भी पास होते हुए जाएंगे। पहला बिल कहाँ जाएगा, अगर वो कहाँ पे इनिशिएट हुआ है, मतलब कि उसको किसी ने शुरुआत करी, कौन से एमपी ने, वो एमपी राज्यसभा का है या लोकसभा का है, जहाँ पे शुरुआत हुई है उस बिल की, पहले वो उसमें पास होगा उस हाउस में, नेक्स्ट हाउस में जाएगा, जो अगर वो राज्यसभा या लोकसभा जो भी हाउस है वो नेक्स्ट उसमें जाएगा, उसके बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो ऐसे 3 स्टेजेस के थ्रू कोई भी लॉ पास होता है। ठीक है, कोई भी बिल पास होता है और फिर वो एंड में जाके लॉ बन जाता है। इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इनको कौन इलेक्ट करता है, मैंने आपको बताया था एमएलए। ठीक है, जो एमएलए होते हैं हमारी स्टेट के वही इलेक्ट करते हैं एमएलए। इनके जैसे हमने 543 लोकसभा के लिए रखा था, उसी तरीके से 233 जो है वो इसके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, अलग अलग स्टेट से कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये सारा कंटेंट आपकी बुक में से ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नोट्स नहीं है, जिससे कि आपको एक ऑथेंटिक नोट्स मिल सके। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपकी बुक में से ही आएंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का कोई सेंस नहीं है। इसीलिए बस वो जो बुक में था मैंने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने, शॉर्ट फॉर्म नोट्स बना दिए जिससे आप रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की पॉइंट की, जो सेकंड रोल है पार्लियामेंट का, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम गवर्नमेंट को, कैसे हम गाइड कर सकते हैं उसे और कैसे हम इन्फॉर्म कर सकते हैं।
तो पहला क्वेश्चन, आप जो पार्लियामेंट की मीटिंग देखेंगे, पार्लियामेंट के सेशंस देखेंगे, उसके अंदर आपको दिखेगा क्वेश्चन आर होता है। इस क्वेश्चन आर के अंदर क्या होता है, जो भी अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं वो गवर्नमेंट से सवाल जवाब करते हैं कि ये आपने क्यों करा। अगर आप कोई बिल लेके आए, अगर आपने कोई काम करा है एग्जीक्यूटिव, आपकी कोई मिनिस्ट्री ने फॉरेन में डील करी है, आपके कोई डिफेंस में डील हुई है, या कहीं भी जो डील हो रही है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, उसके अंदर आपने ऐसा क्यों करा, क्यों वाला सवाल उठते हैं क्वेश्चन आर में। ये पार्लियामेंट का एक सेशन होता है 1 घंटे का, जिसके अंदर अलग अलग एमपीज बात करते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा। किससे करेंगे वो ये चीज, क्वेश्चन किससे करेंगे, रूलिंग पार्टी से। ठीक है, सो कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो एग्जीक्यूटिव ने एक्शन करा है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं था तब की बात है ये। अपोजिशन पार्टीज प्ले द क्रूशियल रोल इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो, अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारी जो रूलिंग पार्टी उसको डर नहीं रहेगा और वो जो अपने मन में आएगा वैसा करेगा, इसलिए क्वेश्चन करना भी जरूरी है। अब रूलिंग अपोजिशन पार्टी को क्वेश्चन करने से क्या फायदा है कि जिससे जो आंसर आएंगे उनके, उसको वो बता सके पब्लिक को कि वो गलत है या सही है। अगर वो गलत होगा तो नेक्स्ट टाइम किसको चांस मिल जाएगा, अपोजिशन पार्टी को चांस मिल जाएगा कि वो इलेक्शन में जीत जाए, वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। इसलिए अपोजिशन पार्टी हमेशा यही चाहेगी कि रूलिंग पार्टी गलत काम करे और उसको मौका मिल जाए अगली बार इलेक्ट होने का। ठीक है, तो इससे हमको फायदा हो जाता है। इन दोनों की लड़ाई में हमको क्या फायदा होता है कि अपोजिशन पार्टी पूरा कंट्रोल रखती है रूलिंग पार्टी पे, है ना। ये क्वेश्चंस पूछती है, उस पर डिबेट करती है, उसको चैलेंज करती है उसके एक्शंस को, जिससे कि वो सही से फंक्शन करे। ठीक है, और वो सही से फंक्शन करेगा तो हमारे लिए फायदा है, और अगर वो सही से फंक्शन नहीं करेगा तो अपोजिशन पार्टी का फायदा है, और वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा हो सकता है उनसे अच्छा काम करे। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती है कंट्रोल करने का। कभी कभी अगर उनके एक्शंस अच्छे होते तो उन्हें गाइड भी करा जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है रूलिंग पार्टी को तो अपोजिशन पार्टीज भी मिलकर उनको गाइड भी करती है। अपने गवर्नमेंट की सारी चीजें बतानी होती है। जो रूलिंग पार्टी है वो पीपल को, जब पार्लियामेंट की स्टार्टिंग होती है, एक स्पीच होती है जिसके अंदर प्रेसिडेंट उसकी जो गवर्नमेंट के काम है वो सारा बताता है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग होती है। अब सेशंस के स्टार्टिंग में इसको विंटर सेशन होते हैं, समर सेशंस होते हैं और मॉनसून सेशंस होते हैं। 3 पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं 3-3 महीने के, तो आप इनको देख सकते हैं। हाईलाइट्स द ड्रॉबैक्स, एंड इसके अंदर ये हाईलाइट करते हैं, जो क्वेश्चन आर होगा इसके अंदर सवाल जवाब होगा, इसके अंदर पूछा जाएगा कैसे क्या होगा। और ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स बोले तो कि उनकी क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, उनके जो एक्शंस उसमें क्या क्या कमियां हैं, उनके क्या क्या गलत काम है, उन सबको लोगों के सामने लेके आएगा। ठीक है, फिर वैल्यूएबल फीडबैक। अगर आप सोचिए एक पार्लियामेंट नहीं होता तो हम जान नहीं पाते कि हमारी गवर्नमेंट ने जो एक्शन करे वो सही है या फिर गलत। ठीक है, तो पार्लियामेंट आपको अब समझ आ रहा है क्यों जरूरी हो रहा है। फिर वैल्यूएबल फीडबैक, हम जो लोग बाग हैं वो बता पाते हैं कि क्या ये चीज़ सही है क्या गलत है। अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ अच्छी करी है तो हम उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, इसको मेजोरिटी ऑफ लोगों को फायदा हुआ है। एक फीडबैक मिल जाता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको एक फीडबैक, आप बाद में अपने माइंड में एक सेटअप कर लेते हैं कि हाँ थोड़ी ये कमियां हैं, अच्छा ये थोड़ा अच्छी चीज़ है, या जो भी है वो आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेते हैं। एक पर्सपेक्टिव बन जाता है आपके माइंड के अंदर। ठीक है, तो यही वैल्यूएबल फीडबैक जो होता है वही गवर्नमेंट, रूलिंग जो गवर्नमेंट है वो भी को भी देते हैं पीपल। ठीक है, अपोजिशन पार्टी के थ्रू पार्लियामेंट में ये चीजें होती हैं। फिर लॉ मेकिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ही पार्लियामेंट का है लॉ बनाना। हमारे लिए जो भी लॉ है या पुराने लॉज हैं उनके अंदर चेंजेस लाना, टाइम टू टाइम लॉज को अपडेट करना। लॉ क्या होते हैं, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हमको सबको फॉलो करना होता है, जिससे हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे सिटीजन है वो अच्छे से वर्क कर पाए, उनके बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो बहुत सारे आपको पता होगा लॉ की, तो एक अलग से हम बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं वीडियो पे। तो इसके लिए ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसके थ्रू हम गाइड होते हैं, हमारी कंट्री रन रन करती है। ठीक है, आई होप आपको 3 फंक्शंस क्लियर हो गए हैं। पहला है लॉ मेकिंग, सेकेंड सॉरी पहला था हमने टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर दी हमने, ये बिना पार्लियामेंट के पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि कैसे हम उस जो फॉर्म हुई है गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेंगे, गाइड करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे। फिर नेक्स्ट हमने लिया कि कैसे लॉ मेकिंग को हम देख सकते हैं, किस तरीके से लॉ की फॉर्मेशन होगी। अब लास्ट टॉपिक आपका छोटा सा जो बचता है वो ये है, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। पीपल के कौन कौन लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, उसमें से एमपीज बनते हैं और वो एमपीज बैठते हैं पार्लियामेंट में जाके, तो वही हुए पीपल ऑफ पार्लियामेंट। बट क्या होता है कि कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, आपको पता है आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले से हम लोग ऐसे सेक्शंस हैं जो कि लोअर कास्ट को टर्म किया जाता है, जो कि पहले उनके ऊपर
इतने सारे अत्याचार हुए हैं कि उनको रिजर्वेशन देना हमें ज़रूरी हो गया, ठीक है। लोअर कास्ट लोग जो होते हैं, ये कास्ट डिफरेंशिएशन जो ब्रिटिशर्स ने करा था, ये लोअर कास्ट अपर कास्ट कौन लेके आया था? ब्रिटिशर्स। कोई भी एक्चुअल में लोअर या अपर कास्ट नहीं होती, मेरा खुद का ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है। बट अब ये जो चीज़ें हिस्टोरिकली होती आई हैं उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को एक इक्वल पार्टिसिपेशन देने के लिए हमने सीट्स रिजर्व करी है, एससी और एसटी कम्युनिटीज़ की सीट्स रिजर्व करी है पार्लियामेंट में। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसके अंदर अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग एससी है या फिर एसटी है, मतलब शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, तो उधर उन्हीं के लोग इलेक्ट होंगे, ठीक है। वो चाहे तो किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी हो सकते हैं, पर उसके अंदर उनका रिजर्वेशन होगा। अगर जिसके अंदर उनकी मेजॉरिटी है उसके अंदर तो उनको रिजर्वेशन दिया ही जाएगा, जिससे कि उनको अच्छे से वो इलेक्ट हो सके, उनकी राय चल सके। फिर एमपी इज इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फेमिलियर विथ एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट। ये आपकी बुक के अंदर लाइन गिवन है कि दलित और आदिवासी जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हुए थे। आपको पता हो तो दलित के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी एक दलित थे और उन्होंने इनके लिए बहुत वॉइस उठाई थी, ठीक है। आदिवासी मूवमेंट भी हुए थे इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, जो नेशनल मूवमेंट की हमने बात करी थी उस वक्त भी हुए थे, जिसके अंदर तो ये सारे लोग वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन हुआ है, जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करा गया है। इन लोगों ने अपनी वॉइस उठाई और हमको पता था कि ये लोग कहीं ना कहीं हमसे थोड़े पीछे चल रहे हैं, इनको इक्वल पार्टिसिपेशन देने के लिए हमने रिजर्व कर ली इनके लिए सीट्स, ठीक है। और फिर ये हो गया हमारे अपर कास्ट और लोअर। अब आपको पता है जेंडर बायसनेस, जेंडर के ऊपर भी हमारे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेंस और विमेंस के बीच में एक इक्वल राइट्स नहीं दी जा रही थी, ठीक है। पहले तो बहुत सारे सती प्रैक्टिसेस वगैरह भी थे, बट वो कहीं ना कहीं हमने अबॉलिश कर दिए। पर आज भी आपको पता है कि एक वेमेन के लिए क्या क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। क्या इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही है, क्या इनइक्वालिटीज हैं मेन और विमेन में, ठीक है। तो अभी ये जो एक बिल चल रहा है जो कि अभी तक पेंडिंग है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, जिस तरीके से रिजर्वेशन ऑफ एससी और एसटी की सीट्स है वो हमने कंफर्म करी है, रिजर्वेशन ऑफ विमेन की भी कंफर्म कर देनी चाहिए हमको, उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए विमेन्स को भी लोकसभा के अंदर, ठीक है। पर ये चीज़ अभी तक पेंडिंग है क्योंकि जो हमारे एमपीज़ हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि उनके फीमेल काउंटर पार्ट, उनके विमेन काउंटर पार्ट आए और रिप्रेजेंट करें नेशन को। तो अभी तक इस चीज़ के अंदर हम पीछे चल रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चीज़ जल्दी से पास हो जाए जिससे विमेन और मेन भी इक्वल पेडिस्टल पे हो, मतलब इक्वल राइट्स मिल जाए दोनों को, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाँ अभी तक 1% विमेन एमपीज हैं, बट ये रेशियो टोटल पॉपुलेशन विमेन से बहुत कम है। जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की विमेन की, उससे ये रेशियो बहुत कम है। 1% आप सोच सकते हैं कितना कम है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर हमको काम करना है और इसके अंदर बस यही चीज़ थी कि किस तरीके से लोग आएंगे, क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन वो लोग होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। ये नोट्स आप कॉपी कर सकते हैं अच्छे से, ये बुक्स के नोट हैं तो आपके गलत भी होने के कोई चांस नहीं है। और आपको अगर यही क्वेश्चंस के अंदर आप अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखेंगे तो आई होप आपके स्कोर्स भी अच्छे आएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसके अंदर मैं और चैप्टर्स के वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड करे तो आप प्लीज़ देख सकते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके टिल देन बाय बाय, टेक केयर।